ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू हो गई है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों और नियमों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चारधाम यात्रा पर आए यात्री सरकार से दर्शन करने की अनुमति मांग रहे हैं और क्योंकि यात्री काफ़ी परेशानियों को पार कर धाम तक पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केदारनाथ के दर्शनों के लिए प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन ई पास न होने के कारण यात्रियों को बिना दर्शन किए ही वापस जाना पड़ रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम पुनः न्यायालय से यात्रियों की संख्या बढ़ाए जाने का अनुरोध करने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार ही समुचित व्यवस्था की जाएगी। माननीय न्यायालय से पुनः अनुरोध करने वाले हैं कि थोड़ा संख्या बढ़ा दी जाए और अभी संख्या कम है क्योंकि 11-12 बजे तक सारे मंदिर खाली हो जा रहे हैं। तो माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से जरूरी है, इस पर हम तो अपना जो जिस प्रकार की वस्तु स्थिति है उसको वहाँ रखकर हम अनुरोध करेंगे। अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं और लेकिन उसमें कोरोना और तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरकार समुचित व्यवस्था कर रही है। तो ई पास नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से ढंग से यात्रा नहीं हो पा रही है और इस बीच लगातार यात्री भी मौजूदा सरकार से शिकायत कर रहे हैं इसको लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही चीज़ें सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाएंगी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद मसूरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। किसान आंदोलन का सहयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी पहले दिन से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है, ये गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के दौरान भी कई बार देश के प्रधानमंत्री के सामने 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में अंग्रेजों के शासन के द्वारा पास किए गए काले कानूनों के खिलाफ 6 बड़े आंदोलन हुए, लेकिन लोगों के आक्रोश के कारण अंग्रेजों को भी अपने निर्णय वापस लेने पड़े। आंदोलन तो हम उसका सहयोग देते आए हैं, देते रहेंगे। हम विपक्ष के नेता के रूप में भी मैंने राज्यसभा में कई भाषण किए हैं और मैंने यही अवसर दिया था माननीय प्रधानमंत्री के सामने। मैंने सदन में 6 ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि 6 दफ़ा अंग्रेज़ों के वक़्त में आंदोलन हुए थे, तकरीबन 1-1.5 साल के वक़्त में, और 6 के 6 दफ़ा अंग्रेज़ों को वापस लेना पड़ा। तो मैंने कहा उनको, और मैंने अपना उदाहरण भी दिया था कि राजीव जी के वक़्त में भी उत्तराखंड सरकार ने जनसंख्या कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे का गहराई से अध्ययन शुरू कर दिया है। वहीं राज्य के गृह विभाग ने इसकी पुष्टि की है और साथ ही दावा किया कि जल्द ही उत्तराखंड में भी ये बिल लाया जाएगा। वहीं धामी सरकार का ये कदम 35 आरएसएस सहयोगियों के पदाधिकारियों के साथ उस बैठक के 2 महीने बाद उठाया गया है, जिसमें उत्तराखंड में भी असम और उत्तर प्रदेश की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सलाह दी गई थी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक और जनसंख्या गंतव्य पर विशेष रूप से होमवर्क कर रही है। जनसंख्या कानून पर देखिए, हमने पहले ही कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कानून होंगे, जहाँ जहाँ जनसंख्या का अगर एक घनत्व बढ़ने की बात आ रही है, तमाम जगह पर इस प्रकार की बात आ रही है, हमारे पर्यावरण की भी बात आ रही है, उस सब पर हम लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने अलग से अपना होमवर्क कर रहे हैं और जैसे पूरा हो जाएगा आप सबको बता देंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर टिकट को लेकर आरक्षण की मांग भी तेज है। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष की माने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में 50% महिला और 33% महिलाओं को पार्टी की ओर से टिकट दिलवाने की मांग की जाएगी। मेरा बस चले तो मैं 70 सीटों पे पूरे बहनों के नाम दे दूं, लेकिन मुझे भी पता है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हम देंगे, 50% की मांग करेंगे, 33% भी मिलेगा तो उसमें भी बहुत खुश होंगे। लेकिन मेरिटोरियस वुमेन को आगे आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बहनें अगर आगे आएंगी तो आप देखते हैं जब भी उन्हें कोई पद दिया जाता है तो बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से काम करती है। तो मैं तो चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को इस बार विधानसभा में टिकट मिले।
देहरादून में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल बैठक के दौरान महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रदेश में पोषण अभियान चलाने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी महिला कुपोषित न रहे, इसके चलते प्रदेश भर में आंगनबाड़ी की सहायता से भाजपा की सभी पदाधिकारी पोषण अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार बांटें। तो आपको बता दें, बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की जो बैठक थी वो उत्तराखंड में भी संपन्न हुई। इसमें वर्चुअली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिला कार्यकर्ताओं को दी। और इस बीच उन्होंने कहा कि ज़रूरी यह है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं पर खास ध्यान दिया जाए। खासतौर पर पौष्टिक आहार को लेकर के भी जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। देखेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में होने वाली कोई भी समस्या हो, चाहे वह लिंग अनुपात की रही हो, चाहे किसी प्रकार की रही हो, कोरोना के अंदर भी उन्होंने बहुत दम का काम किया। लेकिन कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जो विश्व के अंदर 33% हिंदुस्तान के अंदर है। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सी महिलाओं की डेथ हो जाती है, बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते हैं। उसको सीरियसली अब की बार लिया गया है। उस पोषण के अभियान के तहत जो आंगनबाड़ी से जुड़कर हमारा सारा महिला मोर्चा का टीम आंगनबाड़ियों में जाकर उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं, जैसे अभी अमित शाह जी ने अभी गुजरात के अंदर शुरू किया है, उनको देसी घी से बने हुए पौष्टिक आहार उन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को दिए गए। देखिए, पोषण अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और 21वीं सदी में भी अभी हमारे पास मैल नरिश्ड बच्चे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के अभियान चले। और क्योंकि हम माता भी हैं, हम गुरु भी हैं, तो शायद हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारी बढ़ती भी है और साथ साथ हम उस जिम्मेदारी को बड़ी खुशी से निभाते हैं, क्योंकि बच्चों के इर्द गिर्द रहते हैं। तो मुझे लगता है कि महिला मोर्चा पोषण अभियान को जन जन तक पहुँचाएगा और हर घर घर तक, हर माँ तक इस चीज़ को पहुँचाएगा। पौड़ी में सड़क निर्माण के नाम पर अवैध खनन जारी है। दरअसल दीवार गांव को जाने वाली सड़क के पास एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है और इसी दौरान यहां लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार ईमानदारी से काम करने के बजाय पहाड़ियों को तोड़कर और वन भूमि को क्षति पहुंचाकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं अब मामले को जिलाधिकारी के सामने रखा गया। जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को मौके का मुआयना करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की जा सके। मैंने तो अभी इसी महीने में आके मैंने पटवारी जी को बुलाया था। जब देखा मैंने यहाँ खनन चल रहा है और ट्रक यहाँ पे पत्थर लेके जा रहा है। मैं कहाँ जा रहा है पत्थर की, आप ठेकेदार से बात करो, हमसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा तू काम कर न कर, पर तो ये पेड़ मत गिरा, पेड़ गिर रहे हैं, पेड़ जा कर रहे हैं। रात को 4 पेड़ गिरे थे यहाँ पे, जो कि सुबह ही जिनका लापता हो गया, कोई पता नहीं चला कहाँ गए पेड़। तीसरी बार यहाँ पे इस सामने पे जहाँ पे पत्थर निकाल के छोड़ दिए थे उन्होंने, और उसके बाद वो पेड़ गिरा। उसके बाद मैं आया तो उन्होंने पेड़ सीधे नीचे गिर दिया, इसके हमने गिरा ये पत्थर, ये पेड़। इसके साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।